एक बार फिर स्वागत है मेरे बच्चों आपका सरल भौतिकी में। ये है यूनिट 2 धारा विद्युत लेक्चर नंबर 14। आज के इस लेक्चर नंबर 14 में हम लोगों ने अभी यूनिट खत्म की है, यूनिट 2। इसके एनसीईआरटी के आंकिक प्रश्नों को हल करेंगे और सारे प्रश्न तो एक भाग में हल नहीं हो पाएंगे, तो भाग एक में अपन लोग देखते हैं कितने मैक्सिमम क्वेश्चन हम इसमें कर पाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं मेरे बच्चों। सबसे पहले आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 3.1। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। किसी कार की संचायक बैटरी का विद्युत वाहक बल 12 वोल्ट है। यानी यहां पर आप देख रहे हो विद्युत वाहक बल यानी ई का मान कितना है, 12 वोल्ट। यदि बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम हो, यानी ये जो अपने पास आ गया मेरे बच्चों, ये है स्मॉल आर आंतरिक प्रतिरोध 0.4 ओम, तो बैटरी से ली जाने वाली अधिकतम धारा का मान क्या है। अब यहां पर ये कॉन्सेप्ट हम लोग सीखेंगे कि जैसे मान लो मेरे बच्चों ये एक कोई भी सेल या बैटरी है, ये उस बैटरी का आंतरिक प्रतिरोध है और इससे कोई भी बाहरी प्रतिरोध आर जोड़ा गया है। तो इस अवस्था में, इस स्थिति में इससे बहने वाली मेरे बच्चों जो धारा का मान होता है, जैसा कि पहले लेक्चर में मैंने आपको सिखाया है, लेक्चर में आई का जो मान होता है मेरे बच्चों वो होता है ई बटे आर प्लस स्मॉल आर। यहां पर छोटे आर का मतलब होता है आंतरिक प्रतिरोध और जो बड़ा आर लिखा है मेरे बच्चों इसका मतलब होता है बाह्य प्रतिरोध। अच्छा, अब यहां पर एक विशेष बात जो आपको ध्यान देनी है वो है अधिकतम धारा, यानी हमें धारा कैसी चाहिए, अधिकतम। तो जैसे ही लिखा होगा बच्चों अधिकतम धारा, कहीं भी किसी सेल से अगर हमें अधिकतम धारा चाहिए तो बच्चों अधिकतम धारा के लिए क्या करना, अधिकतम धारा के लिए जो आर यानी बाह्य प्रतिरोध है उसका मान आप 0 लगा देना। तो जैसे ही आप आर को 0 लगाओगे तो आर का आई का मान कैसा हो जाएगा बच्चों, ये अधिकतम हो जाएगा। और अधिकतम मतलब ई बटे छोटा आर, क्योंकि कैपिटल आर का मान हो गया 0। अब ई आपके सामने है मेरे बच्चों, ई हो गया 12, स्मॉल आर का मान 0.4, दशमलव हटा दीजिए, ऊपर एक 0 बढ़ जाएगा। 120 को 4 से अगर भाग करेंगे तो 4 तिया 12, 30 एम्पियर, यानी 3.1 का उत्तर हो जाएगा इस सेल से अधिकतम धारा का मान 30 एम्पियर होगा। 3.2 दूसरे प्रश्न पर आते हैं। 3.2 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल, ये अपने पास कितना आ गया बच्चों, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल, यानी ई बराबर कितना हो गया, 10 वोल्ट विद्युत वाहक बल बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध, यहां पर आंतरिक प्रतिरोध जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था छोटे आर से इसको निरूपित करते हैं, किसी प्रतिरोध से संयोजित है यदि परिपथ में धारा का मान, परिपथ में धारा का मान यानी आई का मान कितना दे रखा है बच्चों, 0.5 एम्पियर। तो प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है, ठीक है। और दूसरा, दो प्रश्न है, एक तो बताना है प्रतिरोधक का प्रतिरोध क्या है और दूसरा क्या बताना है कि जब परिपथ बंद है तो सेल का टर्मिनल वोल्टता क्या होगी। चलिए मैं एक एक सिखाता हूं मेरे बच्चों को। सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी आपको इससे पहले प्रश्न में बताया था कि अगर ये कोई सेल है, ये उसका आंतरिक प्रतिरोध है तथा ये उससे जुड़ा हुआ बाह्य प्रतिरोध है कैपिटल आर। तो बच्चों धारा का जो मान होता है, धारा का मान कितना हो जाता है, धारा का मान होता है ई बटे कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर क्या क्या मान दे रखा है वो सारे मान लगा देते हैं। तो यहाँ परिपथ में धारा का मान ये 0.5 दे रखा है, विद्युत वाहक बल 10 दे रखा है, कैपिटल आर हमें नहीं मालूम, लेकिन आंतरिक प्रतिरोध कितना दे रखा है बच्चों, 3। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो इसको इधर ले जाइए और इस 0.5 को इसकी जगह ले आइए, तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, ये अपने पास आ जाएगा आर प्लस 3 बराबर 10 बटे 0.5, पॉइंट हटा के 0 बढ़ा लीजिए, 5 से 100 को काटेंगे तो 20 आ जाएगा, यानी आर प्लस 3 बराबर 20 ओम। तो आर बराबर आ जाएगा 17 ओम। आर का मान हो गया 17, यानी बाह्य प्रतिरोध का मान कितना हो गया, 17 ओम। ये हो गया पहला भाग।
इसका दूसरे भाग पर आ जाते हैं मेरे बच्चों। इसमें पूछा गया सेल का टर्मिनल विभवांतर। बच्चों सेल का टर्मिनल विभवांतर, देखो मेरे बच्चों, जब किसी सेल से धारा बाहर आ रही होती है तो सेल के टर्मिनल विभवांतर का सूत्र होता है V बराबर E माइनस आई आर। यहाँ E का मान कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। I का मान कितना दे रखा है, 0.5 दे रखा है। और स्मॉल r का मान है 3। ये आ जाएगा 10 माइनस 1.5, यानी 10 में से 1.5 घटा देंगे आप तो 8.5 वोल्ट। यानी सेल का बच्चों जो टर्मिनल विभवांतर हो जाएगा वो हो जाएगा 8.5 वोल्ट। प्रश्न नंबर 3.3, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम के 3 प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में संयोजित हैं तो प्रतिरोधकों के संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। यहाँ हमारे सामने 3 प्रतिरोध हैं, 1 ओम, 2 ओम और 3 ओम, और ये कैसे जुड़े हैं मेरे बच्चों, श्रेणी में। तो ये अपने पास जैसे क्या हो गया, ये हो गया 1 ओम, ये दूसरा हो गया 2 ओम, ये हो गया तीसरा 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम। इसे R1 कह दीजिए, इसको R2 कह दीजिए, इसको R3 कह दीजिए। अच्छा, अब श्रेणी क्रम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, जो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध का मान होता है बच्चों R1 प्लस R2 और प्लस R3, यानी सीधे सीधे जोड़ देना होता है। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 यानी 6 ओम। यानी इस वाले प्रश्न का उत्तर कितना हो गया, पहले वाले का, इसका तो आंसर हो गया 6 ओम। क्या बच्चों, ये तो हो गया ए भाग। अब इसका बी भाग देखिए मेरे बच्चों, यदि प्रतिरोधकों को संयोजन किसी 12 वोल्ट की बैटरी जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है से संबंध है तो प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर वोल्टता ज्ञात करो। अब इसी प्रश्न में क्या किया गया, 1 ओम, 2 ओम, 3 ओम, जिसका कुल 6 ओम आएगा, इसको 12 वोल्ट के सेल से जोड़ दिया। जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है मेरे बच्चों, तो जिसका आंतरिक प्रतिरोध नगण्य है, इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर जो छोटा आर बनाते थे इसका मान 0 है, ये है ई। तो सबसे पहले तो आपको धारा निकालना आना चाहिए, धारा कितनी होगी। तो धारा का मान जैसे अभी मैंने आपको बताया था, सेम है ई बटे आर तुल्य, क्योंकि 3 है ना ऊपर, और प्लस छोटा आर। लेकिन इस बार छोटा आर का मान तो 0 है, तो ये हो गया ई बटे आर तुल्य। ई कितना है, 12, और आर तुल्य हमारा कितना निकला है, ये 6 ओम निकला है। तो 12 को 6 से भाग किया, 2 एम्पियर। धारा कितनी होगी मेरे बच्चों, 2 एम्पियर। अब वोल्टा कैसे निकालेंगे, वोल्टा के लिए थोड़ा ध्यान दीजिएगा। वोल्टा के लिए जैसे 1 ओम की बात करें, अच्छा सब में धारा तो समान बहेगी। श्रेणी क्रम की सबसे खास बात होती है, इसमें धारा का मान सब में कैसा होता है बच्चों, समान होता है ना। तो जैसे आप कहा जाए V 1 ओम, V 1 ओम का मतलब हो जाएगा 1 ओम के अनुगत विभवांतर। तो 1 ओम के अनुगत विभवांतर मेरे बच्चों कितना होगा, V का सूत्र होता है I गुणा R1। I का मान कितना हो गया, 2 हो गया, R1 हो गया 1, यानी 2 वोल्ट। V 2 ओम यानी 2 ओम के अनुगत विभवांतर I R2, I 2, R2 हो गया 2, 2 दूनी 4 वोल्ट। V 3 ओम, V 3 ओम की बात करेंगे तो हो जाएगा I R3, I कितना लगाओगे 2, R3 कितना लगाओगे 3, 6 वोल्ट। ठीक, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट, ये सभी प्रतिरोधों के अनुगत अपना विभवांतर आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए नए प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 3.4, 2 ओम, 4 ओम और 5 ओम के 3 प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में संयोजित, पार्श्व मतलब होता है समांतर, पार्श्व मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है समांतर, समांतर क्रम में संयोजित है। संयोजन का कुल प्रतिरोध क्या होगा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या दे रखा है देखिए, ये पार्श्व समांतर क्रम R1, R2,
R3। R1 का मान देखिए कितना है बच्चों, 2 ओम। R2 का मान कितना है, 4 ओम। R3 का मान कितना है, 5 ओम। R1, R2, R3। ठीक बच्चों। अब देखो कुल प्रतिरोध क्या होगा बच्चों, समांतर क्रम में जो प्रतिरोध होता है वो होता है R। ये होता है 1/R1, 1/R2 और 1/R3, यानी 1/2, 1/4 और 1/5। कोई ऐसा पहाड़ है जिसमें सभी से भाग चला जाए तो 20 कर देते, 10, 5, 4, है ना बच्चों। तो R कितना हो गया, देखो R की अगर बात करें, ये अपने पास कितना हो गया, 5 4 19/20 आ गया। तो R बराबर हो जाएगा 20/19 ओम। तो तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया मेरे बच्चों, तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 20/19 ओम। ठीक। अच्छा, अब बी भाग क्या है इसका, इन सबको क्या किया गया, समांतर क्रम में जोड़ा गया था। और कितने वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, 20 वोल्ट। इस पर बैटरी कितने लगा दी है, 20 वोल्ट की बैटरी लगा दी है। R1, R2, R3। बच्चों ध्यान देने वाली बात यह है कि समांतर क्रम में बच्चों क्या होता है, समांतर क्रम में सबके अनुगत जो विभवांतर होता है वो समान है। ठीक है, यानी इसके अनुगत अगर इसको मैं V कह दूं तो इसके अनुगत भी विभवांतर V होगा, ये भी V होगा। ये जैसे श्रेणी क्रम में धारा समान होती है, बिल्कुल वैसे ही मेरे बच्चों समांतर क्रम में, पार्श्व क्रम में विभवांतर का मान समान होता है। ठीक है, तो बटेगा क्या मेरे बच्चों, यहाँ बढ़ती है धारा। क्या बढ़ जाती है बच्चों, धारा। जैसे मान लो यहां से धारा अगर I चली तो ये धारा आगे 3 जगह बढ़ जाएगी। इसमें अगर मैं I1 कह दूं, दूसरे में कह दूं I2, तीसरे में कह दूं I3। तो बच्चों देखो I1 का मान कितना होगा, यानी I1 का मतलब 2 ओम का जो प्रतिरोध है इसमें कितनी धारा बहेगी, ये होगा V/R1। I बराबर क्या होगा, V/R। वोल्ट तो हो गया कितना, 20 वोल्ट। और R1 कितना हो गया, R1 का मान कितना है, 2 ओम। तो धारा कितनी होगी, 10 एम्पीयर। अब मैं कहूं I2 का मान कितना होगा, I2 मतलब I2 कौन सा प्रतिरोध हो गया मेरे बच्चों, I2 हो गया 4 ओम का जो प्रतिरोध दे रखा है। ये हो जाएगा V/R2। V कितना लगा देंगे, 20 लगा देंगे बच्चों, और R2 कितना लगा देंगे, R2 लगा दो 4। ये हो जाएगा 5 एम्पियर। अब आ जाओ I3। I3 मतलब क्या हो जाएगा, तीसरा वाला प्रतिरोध जो है 5 ओम का, इसमें कितनी धारा बहेगी, ये हो जाएगा V/R3। V कितना लगा देंगे, 20 लगा देंगे। R3 कितना लगा देंगे मेरे बच्चों, R3 की बात लगा दोगे 5, आ जाएगा 4 एम्पीयर। ठीक, ये हो गए सब में अलग अलग धारा का बच्चों मान हो गया। ठीक है मेरे बच्चों, चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं। 3.5, कमरे के ताप 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। जरा इसको ध्यान से समझते हैं, क्या क्या दे रखा है। ये जो दे रखा है ना मेरे बच्चों, ये दे रखा है R 27 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना दे रखा है, 100 ओम। यानी 27 डिग्री पर प्रतिरोध है 100 ओम। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम है। अब ताप देखो, कमरे पर इतना था, जैसे हीटर है, अब समझो इस बात को, हीटर है, हीटर को जब हमने ऑन नहीं किया है, उसका स्विच ऑन नहीं किया है, तब तो ठंडी होगी कॉइल उसकी, कमरे के तापमान पर ही होगी कॉइल। तो उस समय जब हीटर ऑन नहीं किया है तब उसका प्रतिरोध 100 ओम है। फिर हमने हीटर को ऑन कर दिया, है ना। पर हीटर को बच्चों अगर ऑन कर देंगे तो उसका ताप तो बढ़ेगा ना, जब ताप बढ़ेगा बच्चों तो उसका प्रतिरोध भी बढ़ जाएगा। तो अब जब हमने उसको ऑन कर दिया, उसका ताप बढ़ गया, ठीक, तो ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध कितना हो गया, 117 बढ़ गया देखो। और प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक बच्चों मेरे बच्चों होता है एल्फा, होता है एल्फा 1.70 गुणा 10⁻⁻4 डिग्री सेंटीग्रेड पर डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहां पर जो ताप गुणांक है बच्चों, उसका सूत्र होता है जैसा कि सामने लिखा आप देख रहे हो, R थीटा। थीटा मतलब जिस ताप पर जब स्विच ऑन कर दिया ताप बढ़ गया, उस ताप पर प्रतिरोध। R 27 मतलब रूम
टेम्परेचर पर, कमरे के ताप पर, ठीक थीटा। अब यहाँ अल्फा का मान कितना लगा देंगे आप, 1.70 गुणा 10 की घात -4, आर थीटा कितना लगा दोगे आप, 117 माइनस 100 बटे में कितना आ जाएगा, बटे में आर 27 कितना आ गया, ये आ गया 100। बच्चों ये बोर्ड का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थीटा -27। अच्छा, इसको जब थोड़ा सॉल्व करेंगे मेरे बच्चों तो इसको ऐसे लिख दो, कैसे लिख देंगे, देखो साइड आ रहा है थीटा, देखो इसको थोड़ा सा 1.70 गुणा 10 की घात -4 बराबर, ये ऊपर क्या बचेगा, देखो ऊपर तो बचा 17, बटे में क्या बचा 100, और थीटा -27। अच्छा, थीटा -27 को कैसा लिख दें, देखो इसको ऐसा लिख दें, थीटा -27 ये आएगा 17 बटे 100, और बटे में 1.7 गुणा 10 की घात -4, -4 को ऊपर ले जाओ आप, तो 10 की घात +4 हो जाएगी, +4 का मतलब 4 जीरो, 100 और 1.7, 100 से 2 जीरो काट दो, एक पॉइंट से एक जीरो बढ़ा दो, 17 10 यानी एक आ गया 1000, तो थीटा बराबर हो जाएगा 1000 और +27, यानी थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी हीटर का ताप सोचो कितना ज्यादा बढ़ गया, जो 27 से था, गर्म भी तो हो जाता हीटर, कितना हो जाएगा 1027 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है बच्चों। अच्छा, इसमें वीडियो का फायदा यह है कि जैसे मान लो एक क्वेश्चन आपको कम समझ में आया तो आप बार बार उसको देख सकते हो, है ना। तो ऑनलाइन क्लास के ऐसा नहीं केवल नुकसान है, इसके फायदे भी बहुत हैं कि एक बार जो आपने सीख लिया उसको आप जितनी बार चाहो उतनी बार दोबारा सीख सकते हो, है ना बच्चों। चलो 3.6 नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 मीटर लंबे और 15 मीटर लंबे 15 मीटर लंबे तथा, अब लंबाई कितनी दे रखी, ये क्या हो गया, लंबाई लंबाई कितनी होगी 15 मीटर। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बच्चों कितना होगा 6.0 गुणा 10 की घात -7 मीटर स्क्वायर। उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई तो उसका प्रतिरोध, अब इसका प्रतिरोध कितना दे रखा है, इसका प्रतिरोध दे रखा है 5 ओम। तो पदार्थ की प्रतिरोधकता क्या होगी, प्रतिरोधकता क्या होगी, ठीक है। देखो सबसे पहले आर का सूत्र मेरे बच्चों क्या होता है, रो एल बटे ए, ठीक है। तो यहाँ पर रो जो होता है ये होता है प्रतिरोधकता, तो रो का सूत्र हो गया आर ए बटे एल। अब रो का सूत्र हो गया आर ए बटे एल, सारे मान लगा दीजिए, आर को लगा दीजिए 5 जैसा कि दे रखा है, 6 गुणा 10 की घात -7, और एल हो गया 15, 5 से काटा 15 तो 5 तिया 15, ठीक है, 3 बार कट गया, और 3 बार से 6 काटेंगे 2 आ जाएगा, तो सीधे रो का मान हो गया 2 गुणा 10 की घात -7 ओम मीटर। इसका मात्रक हो जाता है बच्चों ओम मीटर, मैं थोड़ा सही से लिख देता हूं उसको, इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर, इसका मात्रक हो जाएगा मेरे बच्चों ओम मीटर। नेक्स्ट 3.7 सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड प्रतिरोध 2.1 है, 100 पर प्रतिरोध 2.7 है, तो सिल्वर की प्रतिरोधकता ताप गुणांक ज्ञात कीजिए। अब यहां पर देखिएगा क्या क्या गिवन है मेरे बच्चों, यहां पर आर 27.5, इस पर प्रतिरोध कितना दे रखा है 2.1, और दूसरा ताप क्या दे रखा है 100 पर, 100 पर कितना दे रखा है 2.7 ओम, ठीक है। और अच्छा, और पूछा क्या है अल्फा, अभी मैंने आपको अल्फा का सूत्र बताया था मेरे बच्चों, बताया था, देखो फिर एक बार सिखाता हूं कि अल्फा का जो सूत्र है वो अल्फा का सूत्र क्या होता है। अगर मैं इस, जैसे अब ताप देख लो, ये कौन सा ताप हो गया, ये ताप पहला ताप हो गया, इसको तो कह देते हैं θ1, ये दूसरा ताप हो गया, इसको बोल देते हैं θ2। तो अल्फा का सूत्र पता क्या हो गया, अल्फा का सूत्र हो जाएगा R2 माइनस R1 बटे R1 और θ2 माइनस θ1, θ2 माइनस θ1, ठीक है। अब यहाँ R2 का मतलब R2 कौन है, तो यार ये है R1 पहले वाला, ये कौन होगा, ये R2 होगा,
अब अल्फा का मान देखो आराम से निकाल सकते हैं, ये सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सारे बच्चे जल्दी से समझ लो, उसको यूज कर लो उसको। R2 कितना हो गया 2.7, R1 कितना हो गया 2.1, R1 कितना हो गया 2.1, और ये हो जाएगा कितना 100 माइनस 27.5। जब हम अल्फा को सॉल्व करेंगे तो ऊपर कितना होगा, ये तो 0.6 आ गया मेरे बच्चों, ये 2.1 आ गया, और 100 में से 27 घटाएंगे तो बचे 63, बचे नहीं बचे 63 बचे, ठीक नहीं कितने बचे 63 बचे, 73 बचे। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 72.5। जब इसको आप गुणा भाग करोगे सॉल्व करोगे तो इसका गुणा भाग तो करनी पड़ेगी, हाँ थोड़ा टाइम बचा लेंगे अपन लोग। जब गुणा भाग करोगे तो उसका उत्तर आ जाएगा 0 मैंने इसको अलग से सॉल्व कर लिया है जिससे कि हमारा समय बच जाए, 0.0039 पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है मेरे बच्चों, ये सूत्र बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको कहीं भी आप नोट्स में कॉपी के ऊपर ही लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है। नेक्स्ट अब 3.8। अच्छा 3.8 का जो चित्र है ये 2 में बटा हुआ है, तो एक बार इसको संभालना पड़ेगा, सही से लिखना पड़ेगा। देखो जरा ये क्वेश्चन ये है, देखो आधा एक पेज में आधा दूसरे पेज में, तो यहाँ थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है चलो फिर शुरू किया जाए। चलो देखना मेरे बच्चों, अब इसमें 3.8 में जो क्वेश्चन है इसको समझते हैं। क्या दे रखा है, निक्रोम का एक ताप अवयन 230 वोल्ट की सप्लाई पर संयोजित है और 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है। यानी पहले प्रतिरोध R1 कितना है, कितना वोल्टेज 230 वोल्ट पर कितनी धारा लेता है 3.2। तो यहाँ पर इसको सॉल्व करके क्या निकाल लेंगे, इसको सॉल्व करके अपन लोग क्या निकाल लेंगे, प्रतिरोध निकाल लेंगे। तो इसको मैं पहले कैलकुलेशन में पहले कर ली है जिससे कि मेरे बच्चों को टाइम कम लगे, तो 230 को 3.2 से भाग कर देंगे। ठीक है तो यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, इसको जब भाग करते हैं सॉल्व करते हैं, सबसे कैलकुलेशन सबसे लास्ट में सॉल्व कर देंगे। ये हो गया R1। अच्छा अब R2 पर आ जाओ, अब वोल्टेज कितना कर दिया, थोड़ी देर में क्या होगा 2.8। अब सोचने वाली बात है, जो धारा 3.2 थी वो 2.8 कम क्यों हो गई, क्यों, हीटर वाली कॉन्सेप्ट हो गया कि आपने जैसे हीटर को ऑन किया, तो हीटर को ऑन करने पर मेरे बच्चों क्या होगा, हीटर को ऑन करने पर उसका ताप बढ़ेगा, ताप बढ़ने से उसका प्रतिरोध भी बढ़ेगा, और अगर प्रतिरोध मेरे बच्चों बढ़ता है तो धारा का मान घट जाएगा। इसीलिए पहले जो धारा 3.2 एम्पियर थी वही धारा अब 2.8। तो यानी R1 की जगह अब R2 कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, वोल्टेज तो 230 ही रहेगा लेकिन धारा हो गई 2.8। ठीक है बच्चों R1 R2। अच्छा अब तापमान कितना है R1, यानी T1 कितना है, कमरे का ताप, तो यहाँ पर T1 की अगर बात करेंगे तो वो तो आएगा 27 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, और ये हो गया T2 जो हमें नहीं मालूम, इसी की बात चल रही है। तो यहाँ अल्फा कितना दे रखा है मेरे बच्चों, अल्फा दे रखा है 1.7 गुणा 10⁻⁻4, जीरो लगा देते। ठीक है और जल्दी से आ जाते हैं, बताओ मेरे बच्चों मैंने आपको कौन सा इसका सिखाया था, सूत्र सिखाया था अल्फा का सूत्र मेरे बच्चों को क्या सिखाया मैंने, ये सिखाया R2 माइनस R1 और θ2 माइनस θ1, है ना मेरे बच्चों। तो यहां पर कितना हो जाएगा देखो, अब अल्फा तो हमें मालूम है 1.7 गुणा 10⁻⁻4, R2 माइनस R1 यानी R2 230 बटे 2.8, 230 बटे 3.2 बटे में R1 230 बटे 3.2, और ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा θ-27। अच्छा अब थोड़ा आसान तरीका सिखाता हूँ मेरे बच्चों को इसको सॉल्व करने का, मैं थोड़ा सा फॉन्ट छोटा कर लेता हूँ इससे कि समझना थोड़ा आसान होगा। देखना ये कितना आ गया देखो, यहाँ इसको अलग से सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 1.70 गुणा 10⁻⁻4, इसको करेंगे तो 230 कॉमन ले लो तो कितना बचा, एलसीएम हो जाएगा इसका 3.2, 2.8, ये आ जाएगा 3.2 माइनस 2.8 बटे में 230 बटे 3.2, और ये आ जाएगा θ-27। अब 230 और 3.2 को पूरा काट दो तो देखो आसान हो गया।
ऊपर कितना बचा, 3 यानी 0.4 बचा, और बटे में 2.8 नीचे आ जाएगा, पॉइंट से पॉइंट हटा दो, 4 7 7 चौक 28, 7 से तो थीटा -27 बराबर हो जाएगा, गुणा कर देंगे, ये आ जाएगा अपने पास 1/7, और 1.7 गुणा 10⁻⁻4। अब इसको सॉल्व कर जब करोगे मेरे बच्चों, तो सॉल्व करने पर क्या हो जाएगा, ये अपने पास आ जाएगा थीटा -27। थोड़ी सी कैलकुलेशन में पहले सॉल्व कर रख लिया है, जिससे क्या होगा, जिससे कि आपको कैलकुलेशन में ज्यादा टाइम ना लगे, तो ये आ जाएगा 840 आ जाएगा, 840.3। 27 जोड़ दो उसमें, तो थीटा कितना हो जाएगा, इसमें 27 जोड़ोगे तो 840 में 27 जोड़ दो मेरे बच्चों, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 867.3 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं। अब यहां पर ये जो 3.9 वाला जो प्रश्न है, यहां पर क्या होगा, देखो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अब ये किरचॉफ के नियम पर आधारित है, किसके नियम पर आधारित है मेरे बच्चों, किरचॉफ के नियम पर। तो किरचॉफ के नियम पर क्या है, देखो अब सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है, लेकिन क्या है देखो, ये असंतुलित है। असंतुलित क्यों से, देखो ये है P, ये है Q, ये है R, ये है 10 और 5, तो 10 और 5 का अनुपात तो आ जाएगा 2:1, और ये है 5 और 10, यानी ये दोनों कभी, ये दोनों बराबर तो नहीं है, इसका मतलब कैसा है, ये असंतुलित है, असंतुलित। अब कैसे करेंगे देखो जरा, यहां पर इसको सॉल्व करने का तरीका, यहाँ थोड़ा सा मैं अपने बच्चों को होमवर्क भी दूंगा। जैसे मान लेते हैं मेरे बच्चों, यहां से धारा लेके चलो आप आई, कलर चेंज कर लेते हैं जिससे कि हमें समझना आसान हो जाए। यहां से धारा लेके चलो आई, ये धारा हो गई आई। अब ये धारा बढ़ गई 2 जगह, एक काम करते हैं, इसको कह देते हैं आई, ये हो जाएगा I-I1। ठीक है, यहां तक धारा आई, इसको बोल देते हैं I3। तो I-I1 में से I3 और कम कर दिया, तो ये हो जाएगा I-I1 - I। ठीक है, I3 यहां से आ गया, यहां से I1 आ गया, तो जोड़कर कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे I1 प्लस I3। ठीक, ये हो गई धारा का मान। ठीक, अब यहां पर देखें, थोड़ा सा उसको बड़ा करके देखें, थोड़ा सा बड़ा कर ले रहा हूं, क्योंकि जिससे कि आपको समझने में आसानी हो जाए बच्चों। धारा में थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूं, एक बार फिर समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए ये धारा हो गई बच्चों आई, ये धारा भी आई हो जाएगी, यहां पर ये धारा हो गई, ये मान लेते हैं जैसे I1 हो गया, तो ये हो जाएगा I-I1, है ना। ये मान लेते हैं I2 हो गई, तो ये कितनी हो जाएगी, देखो ये हो जाएगी I-I1 - I2। I2 और I1 मिलकर ये कितना हो जाएंगे, देखो यहां से कौन सी धारा आई, I2, ये धारा कितनी है I1, ये धारा मिल जाएंगे ना, ये हो जाएगा I1 प्लस I2। यहां पर ये सारी धारा, ये कौन सी हुई, I-I1 - I2, ये धारा हो गई I1 प्लस I2, तो ये मिलकर फिर से कितनी धारा हो जाएंगी, I धारा, यानी इसमें पूरी धारा कितनी हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब यहां पर देखो सारा खेल है किसका, यहां पर ये क्वेश्चन भौतिक विज्ञान से ज्यादा गणित का प्रश्न है, क्योंकि देखो भौतिक विज्ञान की किरचॉफ लॉ क्या करेगा मेरे बच्चों, किरचॉफ इसमें समीकरण बनवा देगा, लेकिन समीकरण बनने के बाद सॉल्यूशन जो होगा वो तो गणित के हिसाब से होगा, है ना। तो जरा ध्यान से सुनते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, किरचॉफ का नियम लगाएंगे। किरचॉफ के नियम से, किरचॉफ का नियम किसमें लगा देते हैं, बंद पाश
बंद पाश ए बी, अच्छा नाम नहीं रखा, इसका डी नाम रख देते हैं अपन, है ना, डी, और इसको बोल देते हैं ई, और इसको बोल देते हैं एफ। अब देखिएगा, बंद पाश ए बी डी ए, ए बी डी है, ए बी डी ए, तो ए से बी चलो, ए से बी चलने पर आ जाएगा 10 आई माइनस I1। ठीक, फिर बी से डी चलो, तो बी से डी चलने पर आ जाएगा 5I2। फिर जब डी से ए चलोगे, उल्टा चल रहा है ना, माइनस का 5I1 माइनस का 5I1 बराबर 0। सब चीज इकट्ठी कर लो, 10I माइनस 10I1 प्लस 5I2 माइनस 5I1 बराबर 0। देखो I1 I2 कितने हो गए, यहाँ पर अगर सॉल्व करें तो यहाँ पर हो गया 10I माइनस 15I1 और प्लस 5I2 बराबर 0। इन दोनों को इधर लाओ, 10 को नहीं छोड़ो, तो 10I बराबर कितना हो गया, 15I1 माइनस 5I2। 5 से भाग कर दो तो कितना हो जाएगा, देखो 5 से भाग कर दें तो 2I माइनस 2I इक्वल्स टू 3I1 माइनस I, या 3I1 माइनस I2 बराबर आ जाएगा 2I। ये होगी पहली समीकरण। भाई देखो, यहाँ 3 समीकरण बनानी पड़ेगी तब काम चलेगा, तो पहली समीकरण तो हो गई है 3I1 माइनस I2 बराबर 2I। अब बनाते हैं दूसरी समीकरण। ठीक, दूसरी समीकरण कैसे निकालें, यही बना लेते हैं। बंद पाश ए बी सी ई एफ ए में, अब देखो ध्यान से देखना, बंद पाश कौन सा लिया मैंने, ऊपर ऊपर से ए बी सी ई एफ ए। अब चलो ए से बी कितना हो गया, प्लस 5। ठीक है, और अब ए से बी, बी से सी से चलेंगे तो सी से ई तक कुछ भी नहीं मिलेगा। अब फिर यहां हम किसमें प्रवेश करेंगे, बैटरी के ऋण टर्मिनल में, तो माइनस का 10 प्लस का 10I बराबर 0। बैटरी के जिस टर्मिनल में हम प्रवेश करते हैं बच्चों, वही चिन्ह लेते हैं। अगर ना किरचॉफ लॉ आपको भी जैसे नहीं आता है, तो यहाँ किरचॉफ लॉ में क्या करना है, इसकी पूरी क्या होगी, पूरी यूनिट की बच्चों यहाँ पर एक प्लेलिस्ट बनी है, चैनल पे जाना, ठीक है, वहां प्लेलिस्ट पर देखना, तो जो विद्युत धारा की यूनिट है उसमें लिखा है, जो उसमें डिस्क्रिप्शन होता है ना, उसमें देख लो किसमें कौन सा टॉपिक है, यहाँ लिखा हो किरचॉफ लॉ, उसको पढ़ लेना। तो ये कितना हो गया, देखो ये आ गया 10I माइनस 10I1 प्लस 5I माइनस 5I1 माइनस 5I2 माइनस 10 प्लस 10I बराबर 0। अब देखो इकट्ठा करना शुरू करते हैं, पहले I वाली टर्म इकट्ठी कर लें। I कितना है, एक तो ये है I, और 10 और 5 15 और 10 25, एक ही तरफ है, ये तो हो गया 25I। अच्छा अब जरा गिनो I1 कितने हैं, माइनस का 10 माइनस का 5 हो गए माइनस का 15 माइनस का 15। अच्छा अब I2 कितने हैं, I2 तो एक ही है, माइनस का 5I2। ठीक है, और ये जो दिख रहा है ना 10, ये जो 10 दिख रहा है भाई, इसको तो दूसरी तरफ ले जाना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 10 आ गया। ठीक, तो एक क्वेश्चन एक जो बनी थी उसको थोड़ा और सही कर देते हैं, क्वेश्चन एक को सही कर देते हैं, क्या सही कर देते हैं देखना जरा, इसको नाम नहीं देते, देखो इक्वेशन एक को पता है क्या लिख देते हैं, इस क्वेश्चन एक को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं अपन लोग, 2I माइनस 3I1 प्लस I2 बराबर 0, ये लिख देते हैं। ये हालांकि कठिन क्वेश्चन में आता है बच्चों, क्योंकि शायद आपने तीन समीकरण को सॉल्व, एक्स वाई जेड छोटी क्लास में पढ़ते थे, एक्स वाई जेड तीनों की समीकरण को सॉल्व करना था, वैसी समीकरण है, तो ये दूसरी समीकरण हो गई। अब हमें चाहिए एक और समीकरण, तभी अपनी बात बनेगी। अब दूसरी समीकरण क्या लें, तो दूसरी समीकरण के लिए भाई थोड़ा सा और जगह बनानी पड़ेगी, चलो जगह बना,
यही यही सॉल्व करते हैं। कलर बदल देते हैं जिससे कि आपको समझने में दिक्कत ना हो। बंद पाश BCDB, बंद पाश BCDB। तो B से C कितना हो जाएगा? B से C चलोगे तो आ जाएगा 5, I2। फिर C से D चलोगे तो माइनस का 10। ठीक है मेरे बच्चों। और ये चलोगे फिर D से B चलोगे तो माइनस का 5। अब I1 I2 सब इकट्ठे करो जरा, देखो I कितने होंगे। ये हो गया 5 प्लस का 5 माइनस प्लस का 5I, और कोई नहीं भाई, देखो प्लस का 5I। अच्छा अब I1 ढूंढो जरा कितने हैं। I1 हो जाएंगे, एक I1 पहले ब्रैकेट से मिलेगा, माइनस का 5 माइनस का 10 माइनस का 15। I2 कितना हो गया? माइनस का 5 I2 माइनस का 10 माइनस का 20 I2, यानी 5I माइनस 15I1 माइनस 20I2 बराबर 0। ये आ गई समीकरण 3। भाई देखो अब क्या करना है, अब ये काम आपको खुद करना है ना? क्या करना है? समीकरण 1, 2 और 3 को जब आप हल करोगे, हल करके I1 I2 और I3 का मान ज्ञात किया जा सकता है। डिस्क्रिप्शन में कमेंट करके बताना कि कितने बच्चों का आंसर क्या आया। ठीक है बच्चों? तो ये हो गया आज का टिपिकल क्वेश्चन। तो कम से कम गिनती 10 तक तो कर ही लें अपन लोग, है ना? कम से कम 10 तक तो होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन हो गया अपने पास। अच्छा, एक क्वेश्चन थोड़ा सा और हो जाए तो 3.10 तक पहुंच जाएंगे अपन लोग। बाकी क्वेश्चन अगले भाग में करा दूंगा मैं आपको। देखो भाई, किसी मीटर सेतु में जब प्रतिरोधक S हो, अब ये चित्र है 3.27। ओहो, इसको चित्र ढूंढना पड़ेगा भाई। इसका देखें चित्र कहाँ है। तो चित्र भी फंस गया। चित्र कौन सा है? 3 चित्र। अगर मैं चित्र बना दूं तो उससे क्या हो जाएगा? उससे तो भाई ये देखो, ये चित्र आपके सामने है। प्रतिरोधक S का मान कितना है? देखो यहाँ S का मान है 12.5, और लंबाई जो शून्य विक्षेप स्थिति दिख रहा है ना, L दिख रहा है जो बच्चों यहाँ पर L दिख रहा है ना, ये वाला, ये छोटा सा L या L1, ये दे रखा है 39.5। तो R का मान बताना है। ठीक है, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है बच्चों, ये हमने मीटर सेतु क्वेश्चन किए हैं। संतुलन की अवस्था में क्या होगा? अगर आप वीडियो प्रॉपर पढ़ोगे तो सब चीजें वहीं क्लियर हो जाएंगी। बच्चों संतुलन की अवस्था में क्या होता है? R बटे S किसके बराबर होता है? R बटे S बराबर होता है L बटे 100 माइनस L, है ना? R का मान निकालना है। S कितना है? S अपने पास आ गया 12.5। L कितना है? 39.5। 100 माइनस 39.5। ठीक है भाई, तो यहाँ सॉल्व करें तो R कितना हो जाएगा मेरे बच्चों? R की अगर बात करें तो R हो जाएगा 39.5 इंटू 12.5 बटे, अब 40 घटाते तो हो जाएगा 60.5। ठीक है, पॉइंट से पॉइंट हटा दो। तो इनको गुणा भाग करके 30.5 इंटू 12.5 अपॉन 60.5, इनको सॉल्व करके क्या होगा? R का मान आराम से आप निकाल लो। ठीक है, चलो अब यहां पर ये क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट पॉइंट पर आते हैं। पहले पूछा गया कि कॉपर की मोटी पत्तियां क्यों प्रयोग में लाई जाती हैं। तो इसका काम, मोटी पत्तियां क्यों लगाते हैं? ये जो पत्ती देख रहे हो ये है कॉपर की पत्ती। इसको पूछ रहा है इसको क्यों लगाते हैं। उसका आंसर है संयोजन प्रतिरोध को नगण्य बनाने के लिए। हालांकि इसका डिटेल आंसर मैंने आप क्या कहते हैं उसमें दे रखा है, वीडियो में दे रखा है, उसमें जाके एक बार देखना। यहाँ पर कॉपर की पत्तियां ऐसे लगाते हैं जिससे कि बीच में संयोजक प्रतिरोध
बहुत छोटा हो जाए, क्योंकि बच्चों कॉपर की जो पत्ती होती है ना, इसका खुद का प्रतिरोध बहुत कम होता है, इसलिए आप इसको नगण्य मान सकते हो। दूसरा, आर और एस को अंतर बदल करने पर उपरोक्त सेतु का संतुलन बिंदु क्या होगा। अब देखो क्या होगा, अगर आप आर की जगह एस और एस की जगह आर लगा दोगे तो देखो है क्या, इस समय ये दूरी है 39.5, है ना, और ये जो दूसरी दूरी दे रखी है ये है 60.5। अगर आपने आर और एस को बदला तो ये संतुलन बिंदु भी आपस में बदल जाएंगे। इसका मतलब कि जो संतुलन बिंदु कहां मिल रहा था, जो संतुलन बिंदु 39.5 पर मिल रहा था, 39.5 पर मिल रहा था, वही संतुलन बिंदु आर और एस को बदलने पर कहां मिलेगा, वो मिलेगा 60.5 सेंटीमीटर पर। यानी आर और एस को अंतर बदलने पर क्या फर्क पड़ेगा कि जो शून्य विक्षेप स्थिति है मेरे बच्चों, जो पहले 39.5 पर मिल रही थी, वो शून्य विक्षेप स्थिति अब कितने पर मिलेगी, वो मिलेगी 60.5 पर। चलो, यदि सेतु की संतुलन की अवस्था में गैल्वेनोमीटर और सेल को अंतर बदल कर दिया जाए तब क्या गैल्वेनोमीटर में कोई धारा दर्शाएगा। तो देखो, सेल और इसको अगर हम अंतर बदल कर देंगे तो भी संतुलन की अवस्था में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गैल्वेनोमीटर को और सेल को, सेल ये लगा है, गैल्वेनोमीटर ये लगा है, अगर मैं इसको अंतर बदल कर दूं, अदला बदली कर दूं, सेल की जगह गैल्वेनोमीटर और गैल्वेनोमीटर की जगह सेल लगा दूं, तो उससे संतुलन की अवस्था में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो उत्तर हो जाएगा धारा नहीं दर्शाएगा। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतने ही न्यूमेरिकल, बाकी आगे के न्यूमेरिकल पे मेरे बच्चों हम लोग कल बात करेंगे भाग 2 में। तब तक के लिए मेरे बच्चों इतना ही। धन्यवाद बच्चों।